अस्सलाम वालेकुम डी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमाटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में और हमारी जो हीमाटोलॉजी की टेस्ट लिस्ट आती है उसके अंदर कितने टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। डी फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हीमाटोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो बहुत ही बेसिक टेस्ट है, वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम FBC यानी फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं और CPB कहते हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर्स आते हैं उनके अंदर सबसे पहले HP जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमेटोक्रिट जिसे हम HCT और पैक सेल वॉल्यूम यानी PCV भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमें RBC काउंट का टेस्ट मिलता है इसके अंदर, और इसके अलावा एक और इसका पैरामीटर जिसे हम RDW कहते हैं यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, वो भी इसके अंदर आता है। इसके बाद RBC के इंडाइसेस आते हैं जिसके अंदर MCV जिसे मीन सेल वॉल्यूम कहते हैं, RBC का वॉल्यूम जो कि हमें ये बताता है कि RBC का साइज़ छोटा या बड़ा तो नहीं है। इसके बाद MCH आता है जिसे मीन सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं, और MCHC आता है जिसे हीम सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का नाम कहते हैं। और इन सब से डी व्यूअर्स हमें ये पता चल सकता है कि पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन किस वजह से है, या फिर अगर उसका ब्लड की HB ज़्यादा है यानी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन है तो वो किस कंडीशन से हो सकती है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद CBC हमें हमारे TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसके अंदर हमें यह पता चलता है कि हमारे 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर कितने WBCs या हमारे इम्यूनिटी के सेल प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी DLC करते हैं, जो हमें हमारे न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर बताता है। किसी भी इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर ये सेल्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, और डॉक्टर बहुत ज़्यादा टेस्ट को सामने रख कर और CBC के टेस्ट की DLC को देखकर ये डायग्नोस कर सकता है कि इस पेशेंट को इस टाइम कौन सी कंडीशन हो सकती है। इसके बाद हम इस टेस्ट के अंदर हमारे प्लेटलेट्स का लेवल चेक कर सकते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर हैं या नहीं हैं। अगर किसी पेशेंट को बॉडी में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर प्लेटलेट्स का लेवल चेक करवा लेते हैं कि कहीं ब्लीडिंग इस वजह से तो नहीं हो रही। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो हीमाटोलॉजी के अंदर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो ESR का होता है यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये हमें पेशेंट के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में बताता है, यानी अगर किसी पेशेंट को कोई डिज़ीज़ है जैसे कि TB की डिज़ीज़, तो उसके अंदर ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आती है। और इसके अलावा ऐसी बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं जिसमें ESR रेज आता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ESR एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, यानी ये किसी एक डिज़ीज़ को कंफर्म डायग्नोज नहीं कर सकता। ESR को डॉक्टर CBC के साथ ही लिखवाते हैं, जिस तरह के CBC विद ESR, तो ये दोनों टेस्ट साथ ही परफॉर्म किए जाते हैं बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। इसके बाद जो टेस्ट आता है हम उसे ब्लड ग्रुप कहते हैं, यानी ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट, जिससे पता चलता है कि पेशेंट का ब्लड A है, B है, O है, पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। इसके अंदर हम फॉरवर्ड ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग और जेल कार्ड ग्रुपिंग के मेथड्स को परफॉर्म करते हैं, पता चलाते हैं कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है। इसके बाद जो हीमाटोलॉजी में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं और देखते हैं कि उस पेशेंट को थैलेसीमिया की कोई कंडीशन तो नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन आते हैं वो HbA और HbA2 तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आता है। अगर किसी अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन F यानी फीटल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन S यानी हीमोग्लोबिन सिकल आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को थैलीसीमिया की डिज़ीज़ हो सकती है या फिर सिकल सेल एनीमिया की डिज़ीज़ हो सकती है। इसके बाद जो हीमोग्लोबिन आता है वो HbC होता है, जो कि एक डिज़ीज़ कंडीशन में ही पाया जाता है। इसके बाद जो हीमाटोलॉजी में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो मलेरिया पैरासाइट स्मीयर होता है। डी व्यूअर्स, हम इस टेस्ट के अंदर CBC वाइल में ब्लड लेते हैं, उसमें इसका स्मीयर स्लाइड के ऊपर बनाते हैं और स्मीयर के अंदर स्टेनिंग करने के बाद ये देखते हैं कि मलेरिया का पैरासाइट तो स्मीयर के अंदर हमें नज़र आ रहा होगा माइक्रोस्कोपी में, तो हम उसे पॉजिटिव दे देंगे और पेशेंट कंफर्म मलेरिया का ही पेशेंट हो।
इसके बाद जो हीमाटोलॉजी में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो टेस्ट फॉर DU एंटीजन होता है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले किया जाता है। इसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो क्रॉस मैचिंग का टेस्ट होता है, यानी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन से पहले जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके अंदर हम क्रॉस मैचिंग करते हैं, जिसमें मेजर और माइनर क्रॉस मैच आता है। DU एंटीजन का टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, मगर उससे पहले जो मेजर टेस्ट होते हैं उसमें क्रॉस मैच का मेजर और माइनर क्रॉस मैच किया जाता है। इसके बाद जो हीमाटोलॉजी में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसे हम कूम्स टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट आते हैं। इसके बाद जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके अंदर ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कहते हैं। हम ये देखते हैं इसके अंदर के RBC की मेम्ब्रेन कितनी फ्रेजाइल है, यानी कि नाजुक और नरम है, क्योंकि कुछ डिजीज़ के अंदर RBC की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है। और हम इस टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि RBC पेशेंट के अंदर फ्रेजाइल हैं ज़्यादा या फिर नॉन फ्रेजाइल है। इसके बाद हम आयरन प्रोफाइल का टेस्ट परफॉर्म करते हैं हीमाटोलॉजी में, जिसके अंदर सीरम आयरन टेस्ट, सीरम फेरिटिन टेस्ट, आयरन सैचुरेशन टेस्ट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट जिसे हम TIBC कहते हैं, UIBC यानी अनकंजुगेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट, और डॉक्टर आयरन प्रोफाइल का टेस्ट देखकर ये चेक कर सकता है कि पेशेंट के अंदर आयरन का लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हीमाटोलॉजी में इसके बाद कोएगुलेशन प्रोफाइल आती है, जिसके अंदर PT टेस्ट यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT टेस्ट यानी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, BT टेस्ट जिसे हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं, CT टेस्ट यानी जिसे हम क्लोटिंग टाइम कहते हैं। इसके बाद TT टेस्ट यानी थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, प्लाज्मा फिब्रिनोजिन टेस्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन टाइम टेस्ट। ये सब टेस्ट डियर व्यूअर्स कोएगुलेशन प्रोफाइल में आते हैं, और जिसे बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो या कोएगुलेशन के फैक्टर्स की कमी हो तो डॉक्टर इन टेस्ट से ये पता चला सकता है कि पेशेंट के अंदर कौन से फैक्टर की कमी है या कौन से पाथवे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद हीमाटोलॉजी में जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट होता है, सिकलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, LE फिनोमेना टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो कि SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद सक्रोज हीमोलाइसिस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो कि PNH डिजीज़ के अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर हम पैरासाइट को ब्लड के अंदर देखते हैं, जैसे कि पेरिफेरल ब्लड फॉर माइक्रोफ्लेरिया, और इसके अलावा जो पैरासाइट्स या एबनॉर्मेलिटीज़ ब्लड के अंदर आती हैं हम उसे भी डायग्नोज इस ब्लड फिल्म के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद जो टेस्ट आता है उसके अंदर हम बोन मैरो एस्पायरेट टेस्ट करते हैं, यानी जो बोन मैरो का एस्पायरेट होगा हम लैब के अंदर उसकी स्लाइड बनाएंगे, स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोपी के अंदर उसको डिटेक्ट करेंगे कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। इसके बाद बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, इसके अंदर भी हम स्लाइड्स को प्रिपेयर करेंगे, स्टेन करेंगे और डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। इसके बाद जो टेस्ट है वो FNAC यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन का टेस्ट आता है। इसके अलावा लैब के अंदर स्पेशल स्टेनिंग की जाती है, जिस तरह के MPO स्टेन यानी माइलो पर ऑक्सीडेज स्टेन, SBB स्टेन यानी सोडियम ब्लैक बी स्टेन, स्पेसिफिक एस्ट्रेज, नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज, और इसके अलावा पास स्टेन यानी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन को परफॉर्म किया जाता है और देखा जाता है कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। उसके अंदर कैंसर को भी डायग्नोस किया जाता है, जिसमें ल्यूकीमियास और लिम्फोमास के ब्लड कैंसर्स आते हैं। इसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट। इसके अलावा D डाइमर टेस्ट जो कि ये देखने के लिए किया जाता है कि पेशेंट के ब्लड में क्लोटिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर क्लोटिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब D डाइमर का टेस्ट भी ज़्यादा ही आएगा। इसके बाद NAP टेस्ट यानी न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट, HAMS हेम्स टेस्ट किया जाता है, ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और पायरिमिडीन 5 न्यूक्लियोटाइडेज
डेफिशिएंसी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसीज़ के अंदर स्टिपलिंग होती है और हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ही आरबीसीज़ के अंदर स्टिपलिंग हो रही है और बाकी सारे काउजेज़ को रूल आउट कर देते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या न्यू चीज़ देखने को मिली।